हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल्स। इसके पहले हम लोगों ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो आज हम शुरू करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल्स। ओके, सो पहले जान लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या या जानेंगे क्या क्या। सो व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, importance of community organization, general principles of community organization, principles given by some social scientist, detail of Siddiquis community organizations principle। ये सारे चीज़ आज हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, सारे टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप एकदम क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, सो डिले ना करके हम शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी कि व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आशा रखता हूँ आप सब लोगों ने वो पढ़ लिया है। फिर भी मैं रिकॉल करने के लिए, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए ये एक बार बता देता हूँ। सो मैं जो यहाँ डेफिनेशन रखा हूँ वो डेफिनेशन मैरी जी रॉस जी ने दिए हैं और उनका कहना है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन is a process by which a community identifies its need or objectives, give priority to them, find resources to deal with, and in doing so extend and develop cooperatives and collaborative attitudes and practice in the community। So इनका कहना है कि community organization क्या है? community organization एक process है और इस process में क्या होता है? इस process में community का जो नीड है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद प्रायोरिटाइज किया जाता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा कम इंपॉर्टेंट, और फाइंड रिसोर्सेस मतलब रिसोर्स ढूंढा जाता है ताकि हम डील कर सके, किसके साथ, डेवलप कर सकते हैं कम्युनिटी में कोऑपरेटिवनेस, कोलैबोरेटिवनेस, एटीट्यूड बनाने के लिए और ये प्रैक्टिस सेट करने के लिए कम्युनिटी में। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं क्या बात चल रहा है यहाँ पर। इनका कहना है मैरी जी रॉस का कि कम्युनिटी, एक जो कम्युनिटी होता है, मान के चलिए कम्युनिटी है, इसमें एक प्रोसेस डेवलप हो रहा है और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ जो भी नीड्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पहले फाइंड आउट किया जा रहा है। फिर एक लिस्ट बना रहा है प्रायोरिटी का कि कौन सा प्रायोरिटी आगे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन सा कम, या उस रिसोर्स में से कौन सा प्रायोरिटी को कंप्लीट किया जा सकता है या कौन सा नहीं किया जा सकता है, और उसी आधार पे रिसोर्स को फाइंड करके एक एक्सटेंड डेवलपमेंट डेवलप किया जाता है जिसमें कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिवनेस, ये एटीट्यूड को कम्युनिटी के अंदर डेवलप किया जाए। तो बहुत आसान है और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा जानकारी है जो हम जान लेते हैं और ये बहुत आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्या क्या जानकारी है जी? पहली बात, जो कम्युनिटी वर्क है वो क्या है? इट इज़ ओल्डर देन द कम्युनिटी इटसेल्फ। कम्युनिटी के पहले से कम्युनिटी वर्क हो रहा है, मतलब सोसाइटी के पहले से, जब सोसाइटी बना है उसके पहले से कम्युनिटी वर्क हो रहा है। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से कम्युनिटी वर्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है। सो कम्युनिटी वर्क तो सोसाइटी बनने के पहले से था, लेकिन वो प्रोफेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ठीक है, तो प्रोफेशनल जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, वो रिलेटिवली रिसेंट है। रिलेटिवली रिसेंट कब बना था भाई? 1939 में। 1939 में बना था। देखिए कितना नया है, 1939 में बना था। और लेन कमेटी रिपोर्ट जो बना था उसमें पहली बार कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको मेथड जैसे इम्प्लीमेंट किया गया था या रिकॉग्नाइज किया गया था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड है। ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्रो लेवल का मेथड भी कहा जाता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्रो लेवल का
मेथड कहा जाता है। और कैसे कहा जाता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और क्यों कहा जाता है ये समझ लेते हैं। देखिए, जो कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में बनता है। बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में हम अगर पूरा वर्ल्ड को एक कम्युनिटी देखें तो वो भी पॉसिबल है। हम पूरा वर्ल्ड को भी एक कम्युनिटी के तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कम्युनिटी कितने बड़े लेवल पे बन सकता है। कम्युनिटी का कोई बाउंड्री नहीं है, कितना भी बड़ा जियोग्राफिकल एरिया में हो सकता है। तो अगर बड़ा जियोग्राफिकल एरिया में हो सकता है तो बड़ा पॉपुलेशन के साथ भी हो सकता है, तो मास पॉपुलेशन के साथ काम किया जा सकता है। तो इसके लिए ये मैक्रो लेवल है। मैक्रो बड़ा चीज को कहा जाता है मैक्रो। माइक्रो छोटा चीज को बोला जाता है ना, माइक्रो मैक्रो। तो मैक्रो बड़ा है। सो मैक्रो लेवल मेथड इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया और बहुत बड़ा पॉपुलेशन के साथ ये मेथड एप्लीकेबल है। इसीलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्रो लेवल ऑफ मेथड कहा जाता है। ये सवाल भी आता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये कम्युनिटी वर्क पढ़ने के बाद या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करने से क्या क्या हमारे पास डेवलपमेंट आ सकता है या क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, क्यों करते हैं, ये है इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसे पार्टिसिपेशन अमंग द पीपल हो जाता है, लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा तो मेन मुद्दा यही है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कि लोगों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना है ना जी। तो पार्टिसिपेशन अमंग पीपल ये तो नेचुरल सी बात है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस टुवर्ड मटेरियल एंड रिक्रिएशनल गोल के तरफ लोग भागते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है या प्रोग्रेस होता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसमें सर्टेन कुछ गोल्स को टारगेट करते हैं या कुछ गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उसको फुलफिल करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए हम लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटी को। तो जब हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करेंगे, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, उनका भी प्रोग्रेस होगा। एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन। एक्सेप्टेंस क्या है कि लोगों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये चीज़ डेवलप होता है। कैसे होता है? जब आपस में बहुत सारे लोग जुड़ के एक साथ काम करेंगे, कम्युनिटी के अंदर काम करेंगे, तो एक्सेप्टेंस तो बनेगा ना। लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आगे हो ही नहीं सकता। और ये एक्सेप्टेंस जो है ये प्रिंसिपल के अंदर भी आएगा, अब थोड़ी देर बाद ही हम पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या होता है, ये डेवलपमेंट होना पड़ेगा। और एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन किसी को शाबाशी देना, किसी का तारीफ करना, जिसको करते हैं ना, तो रिस्पेक्ट करना या तारीफ करना या शाबाशी देना, ये सारे चीज जब कोलैबोरेटिव काम होता है, कोलैबोरेटिव लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं तो तारीफ भी करेगा काम का, कोई अच्छा काम करेगा तो तारीफ भी करेगा। तो एप्रिसिएशन यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट टू रिस्पेक्ट ईच अदर। एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं, वैल्यू एक्सचेंज होता है इसमें, रिस्पेक्ट देने के साथ साथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है जो हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने के बाद डेवलप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ। तो प्रिंसिपल समझने के पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है या प्रिंसिपल्स क्या होता है। देखिए, जब हम सर्टेन कोई भी मेथड ले लेते हैं, जैसे हमने ग्रुप वर्क पढ़ा था तो ग्रुप वर्क का प्रिंसिपल पढ़ा था, केस वर्क पढ़ा था तो केस वर्क का प्रिंसिपल पढ़ा था, अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसका भी प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल वो है जिसमें गाइड और प्रैक्टिस रहता है। मतलब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने के लिए कम्युनिटी में जाएंगे, तो उसमें आपको एक प्रैक्टिस का गाइड मिलेगा, किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, जो आप करेंगे उसमें एथिकल वैल्यू और मॉरल वैल्यू होना चाहिए, तो उसका भी गाइड आपको मिल जाएगा।
रूल ऑफ राइट एक्शन। रूल ऑफ राइट एक्शन मतलब क्या करना सही है वो इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमें क्या मिल गया, गाइड मिल गया, गाइड ऑफ प्रैक्टिस। इसमें हमें क्या मिल गया, एथिकल वैल्यू मिल गया, मोरल वैल्यू मिल गया, और उसके बाद हमें क्या मिला, रूल ऑफ राइट एक्शन। राइट क्या एक्शन है, क्या उसमें रूल्स रहेगा, रेगुलेशन। अब जब राइट एक्शन है तो इसका इंडिकेशन ये है कि रॉन्ग एक्शन भी रह सकता है। इसका मतलब राइट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये करना है, और रॉन्ग एक्शन को डिनाई कर रहे हैं कि इसको नहीं करना है। तो प्रिंसिपल में गाइड ऑफ प्रैक्टिस रहता है कि क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस को कैसे करनी, तो वो गाइड रहेगा। जो भी प्रैक्टिस सेट है आपके पास, मेथोडोलॉजी है आपके पास, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्लानिंग है उसका गाइड। एथिकल वैल्यू है आपके पास, सही तरीके से करना, सच्चे तरीके से करना, साफ तरीके से करना, और रूल ऑफ राइट एक्शन कि कौन से नीति से हम सही काम कर सकते हैं, सही एक्शन ले सकते हैं, और कौन सा नहीं कर सकते वो भी है। सो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक जो हमने अभी डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमने एक टर्म यूज किया है जनरल प्रिंसिपल, शायद किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन हम यहाँ पर इसीलिए इसको यूज किए हैं कि ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो तरह का प्रिंसिपल हमारे पास आता है। एक प्रिंसिपल जो जनरल है, नॉर्मली जो यूज होता रहता है, और इसमें से ज़्यादातर प्रिंसिपल आप दूसरे जगह पे भी पढ़ चुके हैं, मतलब केस वर्क के टाइम पढ़ चुके हैं या ग्रुप वर्क के टाइम पढ़ चुके हैं, वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल है। और कुछ प्रिंसिपल होता है जो प्रिंसिपल आपको कुछ स्पेसिफिक मिलता है, मतलब कुछ सोशल साइंटिस्ट ने अपना व्यू दिए हैं, अपना रिसर्च पेपर दिए हैं या रिसर्च पीस दिए हैं, जिसमें से निकल के वो प्रिंसिपल आया है, उसको हम स्पेसिफिक प्रिंसिपल कहते हैं। सो हम दोनों तरीके का प्रिंसिपल आज हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसको जनरल हम बोल रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है हम पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे समझने के प्रयास करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन और है, आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जो काम कर रहे हैं वो लगता है कि सही है या सही जा रहा है कि नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना। सो ये विनती है कि अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है कि सोशल वर्क रिलेटेड जब भी हम टॉपिक करते हैं अपलोड, तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक है और उसको आप पढ़ लेंगे, और फ्री कंटेंट है आपके लिए, तो बहुत सही है ना। सो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल प्रिंसिपल है वो है एक्सेप्टेंस। अब देखिए एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, ये कम्युनिटी है और इसमें जो हम गोल गोल दाग दे रहे हैं ये मेंबर है मान के चलिए, और ये बाहर का बंदा एक आ रहा है जो है आपके जैसा कोई, वो है सोशल वर्कर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अब ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जब कम्युनिटी के अंदर आए तो हो सकता है कि कम्युनिटी के पीपल उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि कम्युनिटी में नॉर्मली कुछ कल्चर्स ऐसे रहते हैं कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपका पहला प्रिंसिपल यही है कि अपने आप को उन लोगों के पास ट्रस्टवर्दी बना ला, ताकि वो लोग आपको एक्सेप्ट करें। और दूसरा एक्सेप्टेंस क्या है, आप भी उन लोगों को एक्सेप्ट करें। इसका मतलब हो सकता है कि आप जो सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं उन लोगों का जो कम्युनिटी है वो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और आपको अच्छा भी नहीं लग सकता होगा कि वो कम्युनिटी डिफरेंट है, आपके कम्युनिटी डिफरेंट है। आप हो सकता है हायर क्लास या हायर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और वहाँ जाके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप एज ए सोशल वर्कर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होके वहाँ पहुँचेंगे तो आपका पहला ये वादा होना चाहिए अपने आप में कि जो भी मिलेगा आपको
वो आप सच्चे दिल से उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब दोनों तरफ का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बोले हमने कि एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से जरूरी है, आपके तरफ से भी और उन लोगों के तरफ से भी। अभी देखिए ये एक्सेप्टेंस कभी कभी ना इन लोगों के साइड से नहीं भी आ सकता, जैसे हमने रीजन बताया कि कम्युनिटी का अपना कल्चर है, बाहर के लोगों को अलाउ नहीं भी कर सकता है ना। तो जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपने ये नोटिस किया और आपको काम तो वहाँ करना है, क्योंकि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हैं और आपको ये काम दिया गया है मान के चलिए, या आपका खुद का इंटरेस्ट है कि इस कम्युनिटी में आपको ऑर्गेनाइज करना है कम्युनिटी को। सो आप क्या करेंगे कि वहाँ कोई कम्युनिटी मोबिलाइजर ढूंढेंगे, कोई एक पर्सन जो आपको मानता हो और उनसे आप कनेक्ट हो जाओ और उन्हीं के थ्रू उन कम्युनिटी में आप अपना इन्वॉल्वमेंट धीरे 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 प्रतिस्थापन कीजिए। एक ये सोर्स हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप देखिए कि इस कम्युनिटी में कोई लीडर है क्या। हर कम्युनिटी में लीडर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, कम्युनिटी में लीडर होता ही है। सो अगर आपको वहाँ पर कोई कम्युनिटी लीडर मिल गया तो आप पहले उस लीडर के साथ केस वर्क कीजिए, मतलब उस लीडर का काउंसलिंग कीजिए कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमें, आपके कम्युनिटी में हमें ऑर्गेनाइज करना है, और उसको मतलब समझाइए क्या क्या करना है, क्या पर्पस है उसमें, क्या उनका फ़ायदा है, कम्युनिटी का क्या डेवलपमेंट होगा। तो अगर वो सच्चा एक लीडर है तो आपके साथ ज़रूर वो सपोर्ट करेगा और उनके कम्युनिटी में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस का एक बहुत ही सॉफ्ट और आसान सा प्रोसेस मैंने बता दिया, जो आप प्रिंसिपल के थ्रू आपको इसको यूज़ करना है। दूसरा, टू अंडरस्टैंड फेल्ट नीड एंड रिसोर्सेस। देखिए यहाँ पर हमें एक नया शब्द मिल गया जो है फेल्ट नीड, और तीसरा एक चीज़ है रिसोर्सेस। सो अंडरस्टैंडिंग फेल्ट नीड, फेल्ट नीड का मतलब होता है कि उस कम्युनिटी का क्या ज़रूरत है, इनिशियल क्या ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म क्या ज़रूरत है, ये सारे चीज़ को बोला जाता है फेल्ट नीड। और रिसोर्सेस वहाँ क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेल्ट नीड अगर नहीं रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं बना पाएंगे कि आपको कम्युनिटी में करना क्या क्या है, आप प्रॉब्लम्स भी फाइंड नहीं कर पाएंगे और आपको सल्यूशन भी नहीं आता होगा, क्योंकि जब तक एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल ज़रूरत क्या है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने में आपको मुश्किल ही हो सकता है। सो फेल्ट नीड को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रिसोर्स को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये फेल्ट नीड जो है उसको ही बैकअप देने के लिए, उसी का ही संसाधन बनने के लिए ये रिसोर्सेस काम करेगा। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स होता है कोई भी सामान, वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल हो सकता है। जैसे कोई भी जैसे कोई पैसा है तो वो रिसोर्सेस में आ गया, कोई सामान है तो वो रिसोर्सेस आ गया। फिजिकली रिसोर्स मतलब कोई एफर्ट दे रहा है तो वो एक तरह का रिसोर्सेस हो गया। मेंटल रिसोर्स क्या हो सकता है? किसी का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, कोई क्राफ्ट आइडिया किसी के पास बहुत अच्छा है, तो किसी का कन्विंसिंग पावर अच्छा है। तो ये सारे चीज़ रिसोर्सेस है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फेल्ट नीड क्या है उस कम्युनिटी में और रिसोर्सेस अवेलेबल क्या है उस कम्युनिटी में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल, वो है इंडिविजुअलाइजेशन। देखिए ये इंडिविजुअलाइजेशन टर्म जो है हमारे पास नया नहीं है, ये पहले भी हमने इस टर्म के बारे में हमारे पास जानकारी है। इंडिविजुअलाइजेशन हम केस वर्क के टाइम पढ़े थे। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन आपके पास आई, इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअलाइजेशन कहाँ से आया है? इंडिविजुअल से आया है ना। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? कोई एक पर्सन, वन पर्सन, है ना। सो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान यूनिक होता है। तो जब यूनिक होगा तो उनका नीड भी यूनिक हो सकता है, उनका रिसोर्सेस भी यूनिक हो सकता है और उनका प्रॉब्लम भी यूनिक हो सकता है।
तो जब एक कम्युनिटी बनता है तो वहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल्स जोड़ के ही कम्युनिटी बनता है। तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल जोड़ के कम्युनिटी बन रहा है तो वो कम्युनिटी भी इंडिविजुअलाइजेशन में आ जाएगा कि कम्युनिटी भी यूनिक है ना। तो कम्युनिटी जब यूनिक होगा तो उसका फेल्ट नीड भी यूनिक हो सकता है, उसका रिसोर्सेस भी यूनिक हो सकता है, और उसका ऑर्गेनाइज करने के तरीका में भी आपको बदलाव में भी लाना पड़े तो वो भी यूनिक हो सकता है। तो इंडिविजुअलाइजेशन मतलब हर इंसान यूनिक है और सबको एक्सेप्ट करना है, किसी को भी किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। क्या आपने पहले एज्यूम कर लिया कि भाई किसी के कास्ट देख के बोल दिया ये बंदा तो इस तरीके का होता है, किसी का और कुछ देख के सोच लिया कि इस तरीके का लोग ये होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के साथ लिंक्ड अप नहीं होता है, सब लोग यूनिक होता है, सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ जनरल प्रिंसिपल जो है कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन। कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि देखिए सेल्फ मतलब खुद, डिटर्मिनेशन का मतलब जो डिसीजन लेने वाला, तो खुद डिसीजन लेने वाला बात हो गया है ना। तो जो कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं उसमें से जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्या होगा, वो कम्युनिटी के लोग खुद करेंगे। मतलब एज ए कम्युनिटी वर्कर या एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर आपका जो रोल है वो पैसिव होना चाहिए। आप एक्टिव मेंबर नहीं, आप पैसिव मेंबर होंगे। आप उनको पीछे से इन्वॉल्व करेंगे, आप उनको पीछे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप फ्रंट में नहीं रहेंगे। जो सोशल वर्कर होता है या कम्युनिटी वर्कर होता है वो हर वक्त कम्युनिटी के लोगों को आगे रखता है, कम्युनिटी के लोगों को लेके काम करता है, उनसे डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो लोग गलत ना कर दे। आपको एज ए गाइड के थ्रू काम करना है, डेवलपमेंट करना है, इसीलिए तो आप हैं, नहीं तो आपका इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। वो जो भी डिसीजन होगा वो उनका लिया हुआ डिसीजन होगा। ठीक है जी। आप हेल्प कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब आते हैं फ्रीडम विथ लिमिट्स। ये क्या है? फ्रीडम देना है पहले और उसके साथ लिमिट्स रखना है। फ्रीडम मतलब स्वाधीनता देना है, उनको सोचने का, उनको बोलने का अपना छूट देना है कि आप बोलो, आप करो, आप एक्टिविटी करो अपने हिसाब से, जो आप टारगेट देंगे उसके हिसाब से। मतलब उनको लिमिटेशन में ही आप फ्रीडम दे के रखेंगे। देखिए बहुत आसान है। क्या है कि आप तो पहले क्या किए कि वो जो लोग हैं आपके साथ कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी वर्कर मेंबर्स हैं, वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। आप अगर उनको अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा कि हमारे ऊपर ये दबाव बना रहा है, और वो अपना पोटेंशियलिटी प्रूव ही नहीं कर पाएगा आपके पास। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इनके पास क्या रिसोर्सेस हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप? तो फ्रीडम देना पड़ेगा, तब जाके उनके अंदर से वो हुनर निकल के आएगा, पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएगा, प्रॉब्लम्स भी निकल के आएगा और सोल्यूशन भी निकल के आएगा। सो फ्रीडम है, लेकिन यही फ्रीडम आप लिमिट के साथ दे सकते हैं। मतलब फ्रीडम ऐसा नहीं देंगे कि वो कुछ भी कर दे। वो कुछ भी कर देंगे तो फिर गलत भी तो कर सकता है, बड़ा गलत भी कर सकता है। तो हर वक्त लिमिटेशन के साथ उनको काम देना है। उनको बोलना है कि भाई आप बोलो, आप बोल सकते हो, लेकिन आप सही शब्द बोलोगे, आप गाली गलौज नहीं कर सकते, है ना। फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भड़ास है तो उनको आप पब्लिकली कुछ गलत शब्द बता दें, ऐसा नहीं है। तो फ्रीडम तो दे रहे हैं लेकिन कुछ लिमिट के साथ दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब हम आते हैं एम्पैथी नॉट सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। मतलब मान के चलिए ऐसा हुआ कि आप कम्युनिटी वर्कर हैं और उसी कम्युनिटी के साथ आप बहुत इमोशनली अटैचमेंट हैं, आप बहुत इमोशनली जुड़ गए हैं। उनके दुख में आप भी दुखी होते हैं, उनके सुख में आपको भी सुख मिलता है, आपको भी इंजॉयमेंट आता है।
तो ऐसा नहीं है कि आप इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हर चीज़ों में सिंपैथी देना शुरू करेंगे। अगर कोई रो रहा है तो आप भी रोना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको लिमिटेशन के अंदर रहना है, बाउंड्री के अंदर रहना है कि कोई अगर आपके पास रो भी रहा है तो आप उनको मोटिवेट करेंगे। अगर आप खुद रो देंगे तो कैसे आप मोटिवेट करेंगे? तो जब आप अपने आप को बांध के रखेंगे, लिमिटेशन के अंदर रखेंगे और उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सहानुभूति नहीं देना है, इम्पैथी क्रिएट करना है, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है उनको अपना, कि देखो मोटिवेट हो जाओ अपने अंदर। कोई गलत हुआ है तो ठीक है, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं हुआ है या वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके का आपको उनको समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तब जाके आप सही में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बात। हमने जनरल प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारे चीज़ पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि जो एक सिद्दीकी साहब हैं 1997 में, उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिया था। और इनका देखिए प्रिंसिपल हम जनरल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफाइड है, इन्होंने खुद दिए हैं। 1997 में सिद्दीकी साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स, ठीक है, 8 प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल इंडियन कंटेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम आपको इंडिया में करना है और आप इंडिया के आपको कल्चर के बारे में अगर पता चल गया, ये सारे प्रिंसिपल आप फॉलो कर लिए, तो आपके लिए आसान हो सकता है काम। समझ पा रहे हैं? पहला जो प्रिंसिपल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, ये जो हमने अभी सिद्दीकी साहब के बारे में बात किया 1997 में, इन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिया। कितना? 8। तो इनके जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने प्रिंसिपल दिए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे। डिटेल अगर उनका भी चाहिए आप लोगों को, प्रिंसिपल के बारे में डिटेल पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका भी एक क्लास कर लेंगे, उसका एक सेपरेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारा है तो टाइम लग जाता है ना। तो पहला जो इनका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए यहाँ कहा गया है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स? मान के चलिए आप जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग लोग ही आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड का भी लोग आ सकते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से भी आ सकता है, या आपके पास इतना बड़ा कम्युनिटी है कि बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया में है। सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए संभव है ना, जब आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो जब आप ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का प्रिंसिपल है वो किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे कि आपके पास जब बड़ा एरिया हो जाएगा तो उस एरिया में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मान के चलिए इतना बड़ा आपके पास जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, ये सारे कम्युनिटी है, पूरा कम्युनिटी। आपको पूरा कम्युनिटी एक साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना है, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, सबको एक साथ आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और उन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिविटी सेट कीजिए ग्रुप के लिए, और ग्रुप के लिए जब ऑब्जेक्टिविटी सेट कर लिए तो पूरा कम्युनिटी के लिए ऑब्जेक्टिविटी सेट कीजिए। मतलब ग्रुप का अलग ऑब्जेक्टिविटी और उसको फिर कॉमन बना के, मान के चलिए ग्रुप के लिए अगर 10-10 करके ऑब्जेक्टिविटी आपने ढूंढे हैं, 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, है ना, सारे ग्रुप का 10-10 ऑब्जेक्टिविटी आपके पास है या आपने बना लिया है। तो हो सकता है इस 10 ऑब्जेक्टिविटी में से यहाँ 7 ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ 7 ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ 7 ऑब्जेक्ट्स मैच कर रहा है, तो आप पूरा कम्युनिटी के लिए हो सकता है 5 या 7 ऐसा ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए और फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए आप काम कीजिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि इस ग्रुप से भी 10 में से 7 ऑब्जेक्टिव्स
फुलफिल हो गया, क्योंकि 7 ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पूरा कम्युनिटी का नीड है। और अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए आपके पास 10 या 12 या 15 करके आया है, उसमें से 7 मतलब ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव्स है मैच हो रहा है। सो कॉमन बनाइए और फिर काम कीजिए, तो आपके लिए आसान रहेगा काम करना। ठीक है, सो ये है, एक मिनट, हाँ, सो ये है आसान तरीका, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए, जब हम कम्युनिटी के अंदर काम करने जाते हैं तो कम्युनिटी को लेके हमारे पास एक ऑब्जेक्टिविटी बनाना है, जो इसमें हमने बना लिया ना। अब ये ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या करता है, प्रॉब्लम को भी फाइंड करने के लिए हेल्प करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है जी। और प्रॉब्लम भी जब हम फाइंड कर लिए तो हमने एक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बना लिया कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का प्लानिंग बना लिया, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जो हम करने वाले हैं उसी का लिस्ट, ठीक है, प्लानिंग होता है। तो हमने ब्लूप्रिंट बना लिया कि किसके बाद क्या करना है। और जब हम ब्लूप्रिंट बना लिए, स्टेप बना लिए, तो हमें एज्यूम भी करना है कि भाई यहाँ से क्या क्या चैलेंजेस भी आना है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, नहीं भी होगा एक्सपीरियंस, तब भी आप इतना तो एज्यूम कर ही सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आ सकता है। तो पहले आपने प्लानिंग बनाया था, उसके बाद आपने चैलेंज बनाया, और उसके बाद चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए भी आपने तरीका ढूंढ लिया, कैसे इस प्रॉब्लम को या चैलेंजेस को रिजॉल्व करें, क्या क्या रिसोर्सेस का जरूरत होगा, वो भी आपने प्लानिंग कर लिया। ये जो पूरा तरीका है, उस तरीके को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। मतलब आप प्लानिंग कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये जो स्टेप्स है, ये सारे चीज को एक साथ बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ, इसको पोंछ देते हैं जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्यूपल पार्टिसिपेशन। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ प्यूपल पार्टिसिपेशन। ठीक, अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्यूपल पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन करना है। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप वर्क करने के लिए। जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो पीपल पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीपल पार्टिसिपेशन कैसे करना है, तो जब पीपल पार्टिसिपेशन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ता है कि लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन मतलब लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फेल्ट नीड, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। फेल्ट नीड का मतलब क्या होता है, इस कम्युनिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, सबसे बड़ा नीड क्या है, वो है फेल्ट नीड। ठीक है, तो फेल्ट नीड को समझना है, वहाँ के रिसोर्स को समझना है, वहाँ के कल्चर को समझना है, और उस कल्चर, उसके रिसोर्स, ये सारे चीज़ को हम साथ में रखते हुए हमें उस कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करना है। तो वहाँ पर आपको फैसिलिटेट करना है, आपको कोऑर्डिनेशन करना है, और काम को एग्जीक्यूट भी करना है। तो ये हो जाता है पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन के लिए हमने क्या बताया था कि कम्युनिटी मोबिलाइजर का आपको साथ लेना पड़ सकता है, या उस कम्युनिटी में कोई लीडर है तो उनको इन्वॉल्व करना है, और कंटिन्यूअसली आपको हेल्प करना है कम्युनिटी पीपल को कि किस तरीके से वहाँ के लोग
पार्टिसिपेट करिए। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग सोशल वर्कर हैं, आप ही लोग कम्युनिटी वर्कर हैं, तो आपके पास ये फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आगे जाके आपको करना है। रिलेट करेंगे आप खुद अपने आप को, तभी जाके काम बनेगा। ठीक है, फील्ड में आप काम कर पाएंगे तभी। रिलेट कीजिएगा कोई भी चीज़ को, और मैं इसीलिए आपको बार बार बोलूँगा कि आपको करना है, आपको करना है, मानना है आपको। जब तक नहीं मानेंगे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटर ग्रुप अप्रोचेस। इंटर ग्रुप अप्रोचेस, देखिए इंटर ग्रुप अप्रोचेस का क्या मतलब है, पहले हम जान लेते हैं कि इंटर ग्रुप क्या होता है। हमने केस वर्क के टाइम से पढ़ाई किया है। हमारे पास दो चीज होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है दो व्यक्ति के अंदर या दो जने के अंदर या दो से ज्यादा भी हो सकता है। इंट्रा का मतलब होता है एक ही इंसान उसी के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूंगा, अगर फिजिकली बात कर रहा हूं तो हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है? इंटर डिस्कशन हो रहा है, इंटर डिस्कशन या इंटरपर्सनल डिस्कशन हो रहा है, हम दोनों में बात कर रहे हैं। और इंट्रा डिस्कशन क्या होगा? जब मैं खुद ही के अपने आप से बात करूंगा तो वो हो जाएगा इंट्रा डिस्कशन, इंट्रा पर्सनल डिस्कशन। ठीक है, तो इंटर ग्रुप अप्रोचेस यहां कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? इंटर ग्रुप अप्रोचेस मतलब बाहर के दो तीन ग्रुप के अंदर का बात हो रहा है। अब देखिए, जब आप कम्युनिटी वर्क करने जा रहे हैं तो आपके पास वो कम्युनिटी ह्यूज पॉपुलेशन के साथ आपके पास है, ह्यूज पॉपुलेशन। तो हो सकता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ वहां पर आपके पास लोग आए हैं। कुछ लोग हैं जो रिलीजियस एस्पेक्ट से इक्वल है, कुछ लोग हैं जो लोग स्टेटस के एस्पेक्ट से इक्वल है, कुछ लोग हैं जिन लोग इकोनॉमिकली एक साथ है या इक्वल है, कुछ लोग मेंटली इक्वल है, आसपास के सोच रखने वाले हैं। इस तरीके का नॉर्मली इक्वल तो कोई होता नहीं है, नहीं तो इंडिविजुअलाइजेशन का बात नहीं होता, लेकिन लगभग का बात कर रहा हूं मैं, क्लोज टू का बात कर रहा हूं। तो वहां जो लोग आपको मिलेगा, अलग अलग बैकग्राउंड का मिलेगा, तो आपको देखना है कि यहाँ होमोजिनिटी कहाँ कहाँ मिल रहा है। हो सकता है ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन और ये पर्सन एक ही तरह के लोग हैं, तो इन लोगों को एक आप ग्रुप बना लीजिए जिसमें होमोजिनिटी मिलेगा। अगर इस ये पर्सन में कोई सादृश्य मिल रहा है तो उन लोगों को आप छोटा तो आपके पास जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा, छोटे पॉपुलेशन में, ग्रुप में बढ़ जाएगा। और फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके, वैल्यू एक्सचेंज करके, जो आपका ऑब्जेक्टिविटी है उस कम्युनिटी में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटर ग्रुप अप्रोचेस। आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि जी मैं समझा नहीं पाया था या कुछ। मैं अभी देखिए वन साइडेड डिस्कशन हो जाता है, आप लोग लिखते नहीं, कुछ समझ में नहीं आता हमें कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनल। अब ये समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनल क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि गणतंत्र, इसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक। हिंदी मेरा ज़्यादा अच्छा है नहीं, सो आप समझ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, मेरा साथ साथ आप चलते रहिए। डेमोक्रेटिक मतलब सारे लोग इक्वल, सारे जहाँ पर समान हैं, सबको आप एक ही तरीके से देख रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक, है ना, गणतंत्र। तो डेमोक्रेटिक फंक्शनल होना चाहिए जो आपका कम्युनिटी है। अब देखिए, कम्युनिटी में हम क्या करते हैं? रोल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप जाएंगे कम्युनिटी में तो रोल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना जी। तो जब रोल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ लोग हो जाएगा लीडर, कुछ लोग हो जाएगा कोई एक्टिविटी करने का परफॉर्मर, और कुछ लोग हो जाएगा जो लोग कुछ नहीं करेंगे। ऐसा भी आपके पास लोग आएंगे। तो डेमोक्रेटिक फंक्शन वहां पर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बता रहा हूं।
कुछ लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग डोमिनेंट हो जाएगा, जो लोग नहीं एक्टिविटी कर रहे हैं या जो लोग साइलेंट वर्क कर रहे हैं उन लोगों के पास वो लोग डोमिनेटेड हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक क्षेत्र के लोग या एक पार्ट के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक पार्ट के लोग नहीं हैं एक्टिवेट, तो जो लोग नहीं हैं वो लोग सोच ही लेगा कि ठीक है छोड़ दो यार, इस तरीके का फीलिंग आ जाएगा। तो डेमोक्रेटिक फंक्शन फिर नहीं होगा। एक कैटेगरी के लोग डोमिनेट करेगा और एक कैटेगरी के लोग डोमिनेटेड हो जाएगा। तो हमारा एम्बिशन बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें इक्वल करना है। तो इसके कारण हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो फंक्शन है उसको इक्वल करना है। मतलब जो रोल है उसको आप सर्कुलेट करेंगे, रोटेशन वाइज चेंज करते रहेंगे। जो आपका लीडर था इस ग्रुप का उस ग्रुप का, तो उनको आप चेंज करेंगे, दूसरे बंदे को फिर कुछ दिन के लिए लीडरशिप देंगे। जो रोल आप एक किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को दे के रखे थे, फिर उस रोल को आप चेंज करके दूसरे बंदे को देंगे। तो क्या होगा, वहाँ पर रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो एक्टिविटी नहीं कर रहा था वो भी एक्टिविटी करने में मजबूर हो जाएगा और वो करेगा, उसको अच्छा भी लगेगा, वो खुद से करेगा, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में ही करेगा, ठीक है। और डेमोक्रेटिक होगा तो कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। हमारा एम्बिशन यही है कि सब लोगों के लिए एक तरह का समान एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाए और सब लोग उसमें परफॉर्म करें। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने जाएंगे तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें कुछ सर्टन रूल रेगुलेशन लिमिटेशन रिसोर्सेज हायरार्की आप मेंटेन करके रखेंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का तो यही मतलब होता है कि उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होगा, कुछ ऊपर लेवल पे लोग काम करेंगे, कुछ बीच में, कुछ नीचे, है ना। तो हम जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करेंगे तब भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम कुछ लोगों को लीडर बनाएंगे, कुछ लोगों को कम्युनिटी वर्कर बनाएंगे, कुछ लोगों को ये रोल दिया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के जैसा फॉर्म करेगा। लेकिन आप जो प्रिंसिपल बनाएंगे या आपका जो काम है, आप जिस तरीके से आप कम्युनिटी वर्क करेंगे उस टाइम आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। देखिए कोई कोई कम्युनिटी में कुछ कुछ कल्चरल टैबू रहता है, कुछ कुछ कम्युनिटी में कुछ कल्चरल बिलीफ रहता है, आप उनको हर्ट नहीं कर सकते, उनके साथ लेके आपको चलना है। मान के चलिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी होता है जहाँ पर वो लोग मान लेते हैं कि मुझे ये काम करने के पहले पूजा करना है, हमें कोई ग्राम का देवी होता है वहाँ पूजा करना है। आपको हो सकता है कि वो बेतुकी लगे कि भाई ये तो एकदम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, भगवान थोड़ा आके कर देगा, करते तो इंसान ही हैं। ऐसा उन लोगों का थॉट ये है कि नहीं, हम जब तक नहीं करेंगे तब तक ये काम सक्सेस नहीं होगा। आप अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कर दें कि यहाँ पर बोलेंगे नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, आप पूजा नहीं कर सकते, और आपका काम ना फाइनल हो या काम आपका सक्सेस ना हो, तो वो लोग मान ही लेगा कि आपने पूजा करने नहीं दिया था, इसी कारण ये काम बिगड़ गया, बिलीफ सिस्टम खराब हो जाएगा उनका। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि जी ठीक है, आपके अगर बिलीफ सिस्टम में बोलता है कि पूजा करके काम करना है तो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिस्टम बिलीफ सिस्टम में कुछ अगर और बोलता है करने का जो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे सिस्टम को बिगाड़ेगा नहीं, ऐसा भी देखना है। लिमिटेशन, हमने पहले बात किया था ना, लिमिटेशन, उनको ऐसा भी राइट नहीं देना है कि वो ऐसा कुछ करे कि आपके ही सिस्टम बिगड़ जाए, जो आप ऑर्गेनाइज करके रखने के चक्कर में वो ही खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। सो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आपके सिस्टम में और वो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको समझेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है उसको आप हायर लेवल पे जितना ज़्यादा हो सके उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका आप उपयोग करेंगे। देखिए क्या होता है कि
कम्युनिटी में जब आप काम कर रहे हैं, ऐसा कम्युनिटी होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाता है तो पीपल कहीं ना कहीं उसमें हैबिचुएट हो जाता है, और हैबिचुएट होने के कारण वो गुड हैबिट नहीं बनता, वो बैड हैबिट बनता है। मतलब वो, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ होता है जिसमें गाँव के लोगों को घर मिलता है रहने के लिए, मतलब गवर्नमेंट एक स्कीम चलाते हैं जिसके अंदर घर मिलता है। तो अगर, तो ये रिसोर्सेस हो गया उनके लिए कि घर मिल रहा है, एक इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर वो लोगों को घर मिल रहा है तो आपको देखना है, ये कम्युनिटी वर्कर का काम है कि भाई वो लोग ऐसा डिपेंडेंट ना हो जाए कि गवर्नमेंट जब देगा तभी वो घर बनाएगा, उसके पहले वो घर बनाने का सोचे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको स्वावलंबी इस तरीके से बनाना है कि भाई अपने पैसे से आप कमाओ, आप डेवलप हो, और आप जो आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपके पास अगर गांव में लकड़ियां है, आपके पास पत्थर है, आपके पास ईंट है, आप इनकम करो, थोड़ा सा आप सेविंग्स करो, सिखाओ ये सारे चीज़, और उनको सिखाओ किस तरीके से वो सारे चीज़ जो उनके पास है रिसोर्सेस उसको यूटिलाइज करके वो अपने दम पे घर बना पाए। लेकिन ये बात हो गया इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, एक बंदे को। हम कम्युनिटी का बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम दे रहे हैं या कोई भी बाहर से एक्सटर्नल जो सोर्सेस या सर्विसेज मिल रहा है उसके ऊपर इतना डिपेंडेंसी ना हो जाए कि जो उनके पास है उनका भी यूटिलाइजेशन ना हो पाए। जो आपके सोसाइटी में है या आपके कम्युनिटी में है, आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हो, उनका भरपूर इस्तेमाल वो करना चाहिए। उसका हाईएस्ट इस्तेमाल जो हो सकता है वो आपको सिखाना है, ताकि दूसरे चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो जाए। ठीक है। और हम अभी लास्ट जो पढ़ रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल ओरिएंटेशन, ये वही है जो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है, उसी के साथ कि जो भी आपका काम होगा, आपका जो भी स्ट्रैटेजी प्लान होगा, आपका जो भी प्लानिंग होगा, वो उनके कल्चरली ओरिएंटेशन के साथ, जो कल्चरली ओरिएंटेड है वो लोग, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, वो जो कल्चर सिस्टम है, जो उनका कल्चर का रूल रेगुलेशन है, उसको आप ब्रेक करके नहीं कर सकते। उसको साथ लेके अपना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है। तो किसी का दिल को बुरा नहीं पहुँचे या किसी को ऐसा ना सोच आ जाए कि ये लोग बाहर से आए हैं हमारे कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम को हार्म करने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए थॉट। तो कम्युनिटी प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है कि उनके जो बिलीफ सिस्टम है उनको साथ लेके ही आप अपना स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सिद्दीकी साहब ने जो दिए थे 8 प्रिंसिपल, उसके बारे में बात हमने किया। अभी हम देखते हैं, देखिए दुनहम जी ने 1958 में भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो है 28, बहुत ज़्यादा है, 28 है। और ये 28 प्रिंसिपल को 7 हेडलाइन में, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या 7 हेडलाइन के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें से ये होता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, पार्टिसिपेशन एंड प्रोफेशनल सर्विस, कोऑपरेशन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, एडिक्वेसी, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विस एंड प्रिवेंशन। ये सारे चीज़, ये जो 7 हेडिंग है, ये दुनहम जी ने दिए हैं 1958। आप साल रखिए याद, और इसको एक बार आप ओवरव्यू आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट है, जो है मैरी जी रॉस, इन्होंने 13 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, ये 13 प्रिंसिपल आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है और काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसके लिए भी बना सकते हैं वीडियो, अगर आपको चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। और हम अभी दूसरा वाला पेज में जा रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो ये हो गया 13 प्रिंसिपल आपके पास हो गया, जो मैरी जी रॉस जी ने दिए हैं। तो ये सारे अभी हमने बात किया आज प्रिंसिपल के बारे में, और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हमने काफ़ी पढ़ाई कर लिया, हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा या कुछ कमियां लगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा। हम भी सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं आप ही के साथ। तो अगर कुछ कमियां रह गया हो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आपको सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक रोज़ मिलता रहे, नए नए चैप्टर के ऊपर, नए नए टॉपिक के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका फीडबैक। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।